हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज हम चैप्टर ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। इन टैक्स के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के मोर पे क्लिक करना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। उसके साथ ही उस लिंक में आपको अदर क्लासेस की वीडियो देखने को भी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो हमारा जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द फोर्स of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half। कि किस तरह से जो ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्व जो बल है वो दो वस्तुओं के बीच में बदल जाता है जब उसकी जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, यानी कि हाफ हो जाती है। ठीक है, तो कैसे उसमें चेंजमेंट आ जाता है, किस तरह से जो फोर्स है वो चेंज हो जाता है। तो आंसर में हम इसमें लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो हमारा जो फॉर्मूला है इनकी फोर्स जो है उसके अकॉर्डिंग है कि F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 बाई आर स्केयर। यानी कि जो ग्रेविटेशन लगता है वो यानी मास हो गया टू बॉडीज का। यहाँ पे दो बॉडीज दे रखी है इसके अंदर, यानी कि टू ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो टू ऑब्जेक्ट का एक का मास m1 हो गया और यहाँ पर m2 हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे R2। ठीक है, यानी कि R2 क्या डिस्टेंस के स्केयर के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला है हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो व्हेन द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम कितनी हो रही है, यानी कि आधी हो रही है। ठीक है, हाफ हो गई, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस क्या है, R स्क्वेयर है यहाँ पर। तो R डैश इक्वल टू क्या हो गया, R/2 हो जाएगा। सो इसलिए अब फॉर्मूले में जो डिस्टेंस की जो वैल्यू है जो हाफ है इसको हम पुट कर देंगे। तो F डैश इक्वल G m1 m2 बाई आर डैश स्केयर। ठीक है, तो इक्वल G m1 m2 और R/2 का स्केयर, यानी कि जो डिस्टेंस है R है हमारे पास वो क्या है, हाफ है। तो हम हाफ का स्केयर कर देंगे। तो इसके अंदर 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर मैथमेटिकली। तो हमारे पास यहाँ G है, G के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो 4G m1 m2 बाई आर स्केयर इक्वल यानी कि 4F। ठीक है, तो दस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी कि जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। जो ओरिजिनल फोर्स है उससे 4 टाइम्स होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर था। इसके लिए आपको अब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अपने जो फॉर्मूलेज वगैरह दे रखे इसके अंदर जो भी ग्रेविटेशन लॉ वगैरह के, इसके ये आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन all objects in proportion to their masses, why then a heavy object does not fall faster than a light object। इसके अंदर ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी ऑब्जेक्ट पर एक्ट होता है, सभी जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, लेकिन वो क्या होता है उस ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो जितना उसका जो मास होता है, इनके उसके अंदर जो वेट है उसका जो मास वगैरह उसके अंदर। लेकिन फिर भी क्यों एक जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी, हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल्स फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। यानी लाइट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जब भी हैवी ऑब्जेक्ट है, सॉरी हैवी ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो जल्दी से क्यों नहीं गिरता। ठीक, तो इसके आपने देखा भी होगा, इसके अंदर आप डेली लाइफ यूज के अंदर देखते हो, अगर आप एक स्टोन गिराते हो या आप एक पेपर गिराते हो तो सबसे पहले जो स्टोन है वो जल्दी से गिर जाता है, लेकिन पेपर है वो बाद में गिरता है, क्योंकि पेपर क्या है, एक लाइट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी से गिर जाता है। तो आंसर में हम लिखेंगे, इफ F बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m, इनकी जो मास है वो सपोज करिए अभी क्या है, m है, देन तो F इक्वल G m बाई आर स्केयर। ठीक है, तो इक्वल क्या होता है कि फोर्स इक्वल क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी। इसके अंदर यहाँ पे यानी कि F इक्वल टू mg। तो G की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, G की वैल्यू क्या होती है, Gm बाई आर स्केयर, यानी कि जो डिस्टेंस का स्केयर हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या था कि जो फोर्स है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास में। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बट जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, यानी कि ग्रेविटी होती है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। हैंस ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम रैपिडनेस व्हेन देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस, की जितनी भी जो बॉडी होती है वो एक ही साथ में इनकी गिरती है, उसके अंदर कोई भी एयर रेसिस्टेंस नहीं होता। जब उसके अंदर कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं होता तो दोनों इसमें क्या करती है, गिरती है, फॉल होती है। आपने पढ़ा होगा फ्री फॉल वाला, उसके अंदर जो एयर रेसिस्टेंस वगैरह जो आता है उसमें, तो ये इसके अंदर
क्वेश्चन में जो मेन रीजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रखा है इसमें उल्टा बोल दिया था। इसके अंदर ये क्वेश्चन में यही कह रहा है कि व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर, यानी कि क्यों एक जो भारी वस्तु होती है वो जल्दी से नहीं गिरती हल्की वस्तु के कंपैरिजन में। ठीक है, ये ऐसे है, उल्टा बोल दिया होगा शायद मैंने उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। कि जो मैग्नीट्यूड क्या होगा ग्रेविटेशन फोर्स में अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी कि जो सरफेस पे है। ये हमने इंटेक्स के क्वेश्चन के अंदर भी सोल्व किया था, उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ इज क्या है 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ हमने जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आंसर में जो हमें दिया हुआ है पहले हम वो नोट कर लेते हैं कि हेयर मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m, ठीक है, 1 kg एंड मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, जो दिया हुआ है यहाँ पर मास और जो ऑब्जेक्ट है उसका भी मास दिया हुआ है। तो दोनों का हम m से सपोज करेंगे, एक का स्मॉल ले लेंगे, एक का कैपिटल M ले लेंगे। और जो रेडियस है अर्थ की वो क्या है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, यहाँ पर रेडियस भी दी हुई है इसके अंदर। तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg बॉडी, इनकी F = G/m/r²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 6 × 6.67 × 10⁻⁻11 और 6 × 10⁻24 × 1 डिवाइड बाई 6.4, यानी जो हमारी रेडियस दी हुई है यहाँ पर इंटू 10⁻6 और इसका क्या कर देंगे स्केयर कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी न्यूटन। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.67 × 6 × 10/6 × 6 सॉरी 6.4 × 6.4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर 6 की पावर क्या हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी इनकी 6.4 × 10⁻6 और फिर मल्टीप्लाई करके हम एक बार फिर इसको इसी तरह से लिखेंगे तो पावर टू पावर कट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से इनकी 10⁻6 नीचे ये 12 हो गया और ऊपर हो गया वहीं पे, तो इसको हम कट कर देंगे, पावर कट हो जाएगी। यहाँ पे इसके सोल्व करेंगे और यहाँ पर जो 1 दिया हुआ है इसकी कोई 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 6.67 और इंटू 6 और इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है -11 है इसके अंदर, तो यहाँ पे 6.6 जो हमने 2 टाइम्स लिया था ये रह जाएगा यहाँ पर और इक्वल 9.77 न्यूटन, यानी कि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 9.8 न्यूटन, ये इसका आंसर है। आप सोल्व कर लेना, इतना मैथ्स आपको आता हो भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ एंड वाई। यानी कि अर्थ और मून है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो क्या जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है मून को फोर्स से, या उससे जो ज़्यादा है उसमें जो फोर्स वगैरह या कम है, या फोर्स सेम ही है। ठीक है, यानी कि जिस तरह से जो अट्रैक्ट होता है मून और अर्थ एक दूसरे में, तो जो भी रीजन है वो क्यों है। ठीक है, इसका हमें रीजन बताना है। तो आंसर में लिखेंगे द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द सेम फोर्स एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। ठीक है, यानी कि जो अर्थ और जो मून्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं तो सेम फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जितना मून के अंदर अट्रैक्ट होता है उतना ही अर्थ के अंदर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ दीज टू फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स है दोनों वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5,
इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, वाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, यदि जो मून है वो अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ तो क्यों अर्थ है वो मूव नहीं करती जो मून के ओर, ठीक है, यानी कि घूमती क्यों नहीं। तो यहाँ में भी हम थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आंसर देंगे कि थर्ड लॉ क्या कहता है। तो आंसर में लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द मून ऑल्सो अट्रैक्ट्स अर्थ विद ए फोर्स इक्वल to that with which the earth attracts the moon, but the earth is much larger than the moon, so the acceleration produced in the earth, यानी कि जो a है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/m इज नॉट नोटिसेबल, ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है वो जैसे अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जो अर्थ का जो साइज है, जो अर्थ है वो ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू मून, तो जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो अर्थ के ऊपर जो भी, तो वो नोटिसेबल नहीं है, ठीक है, इनकी उसको हम जिस तरह से नोट नहीं कर पाते। तो ये हमारा क्वेश्चन जो 5th का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 6, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो क्या होगा अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा, इफ यदि फर्स्ट है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो, या सेकंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, और जो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच की डबल कर दी जाए या ट्रिपल कर दी जाए, और द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, या फिर दोनों के जो ऑब्जेक्ट के जो मास है वो डबल कर दिए जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल G m1 m2 बाई r, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो दे रखी है इसके अंदर, तो वह मास ऑफ वन बॉडी, अगर मास है एक बॉडी का m1 और m2, यानी कि कुछ भी हो सकता है m1 m2 कोई सा भी, इज डबल द फोर्स गेट डबल, तो फोर्स भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मास डबल है तो फोर्स भी डबल होगा। सपोज करो आप किसी भी चीज को पुश या पुल करते हो, हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स, ठीक है। तो आप कोई टेबल या हैवी बॉक्स है, तो आप एक टेबल को पुश करते हो, वुड की बनी हुई है, लकड़ी वगैरह की या प्लास्टिक की है, तो उसमें आपने फोर्स लगाया। उसके अलावा आप एक हैवी बॉक्स को पुश करते हो, ठीक है, जो फुल सामान से भरा हुआ है, उसका मास क्या है, ज़्यादा है, और टेबल का मास क्या है, कम है, तो उसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका ज़्यादा मास होगा। तो वो ये कि फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, डबल होगा, तो उसके अंदर फोर्स भी मास डबल होगा, तो उसका जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे F इक्वल G, तो 2m1 m2 बाई r स्केयर इक्वल 2g m1 m2 r स्केयर इक्वल टू 2f, ठीक है, यानी कि डबल जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यानी कि F2 हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज इज डबल, अगर जो डिस्टेंस है बॉडीज की वो भी डबल कर दी जाए, तो उसके अंदर यानी कि F G m1 m2 2r, क्योंकि r हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखी है, डिस्टेंस है, तो इसको डबल कर देंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 1/4 G m1 m2 r स्केयर इक्वल 1/4 F, ठीक है, ये इसका फोर्स होगा, यानी कितना फोर्स लगेगा, दैट इज द फोर्स बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल, अगर 2 ऑब्जेक्ट की जो ट्रिपल कर दी जाएगी यहाँ पर, तो इसके अंदर हम डबल थी तो यहाँ पे 2 रखा, ट्रिपल के लिए हम यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर किया था हमने तो 4 आ गया, ट्रिपल का स्क्वायर करेंगे 3 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो F इक्वल G m1 m2 बाई 3r स्क्वायर इक्वल 1/9 G m1 m2 r स्क्वायर इक्वल 1/9 F, ठीक है, ये इसका फोर्स हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड कि व्हेन द मास ऑफ बोथ बॉडीज आर डबल, अगर दोनों बॉडीज का जो मास है वो डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, जो फोर्स है वो कितना होगा। तो देखो दोनों का डबल कर दिया जाएगा तो उसके अंदर 2 2 क्या हो गया 4 हो जाएगा, तो इसका सिंपल सा यहाँ पे, तो F इक्वल G, हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें भी, तो 2 इसका यानी कि डबल हो गया मास 2m1 इस ऑब्जेक्ट का, जो सेकंड m2 ऑब्जेक्ट है इसमें भी डबल कर दिया, r स्क्वायर इक्वल यानी कि 2 2 कितना हो गया 4g, तो m1 m2 बाई r स्क्वायर इक्वल टू 4f, जो फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा, यानी कि 4th हो जाएगा। तो दैट इज द फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स, जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन बताया था उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमें पता है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर वो सभी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और वो किसके कारण, एक फोर्स के कारण। जो उसमें फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो आंसर में लिखेंगे हम कि देयर आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ठीक है। सेकंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, एंड थर्ड द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन और द टाइड ड्यू टू मून एंड द सन, ठीक है। यानी कि जो टाइड होती है, ज्वार भाटा वगैरह जो उगता है उसके होता है समुद्र वगैरह के अंदर, तो वो भी किसके कारण होता है, मून और सन के कारण। और जो फोर्स जो लगता है इसके कारण जो धरती है वो बाइंड हुई है इसके अंदर से। और जो मोशन होता है मून्स अराउंड द अर्थ वो भी इसी के कारण होता है, ठीक है। और जो प्लेनेट वगैरह जो भी अराउंड ऑफ सन वगैरह के अंदर जो मोशन होता है वो सभी क्या है, यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग है। तो ये इसके इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, कि फ्री फॉल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ठीक है, यानी कि क्या है। तो आंसर में लिखेंगे इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन ए बॉडी falls under the influence of the force of gravitation of the earth alone near the surface of the earth, its value is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब कोई भी बॉडी फॉल होगी, अंडर होगी, यानी कि फोर्स के, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कोई भी बॉडी अर्थ के ऊपर जो गिरती है, इनकी अर्थ के फोर्स के अलावा कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता, केवल जो एक ही फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो होता है अर्थ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो भी वस्तु होती है वो क्या होती है, फ्री फॉल गिरती है। इनकी फ्री फॉल मीन्स इनके कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई और दूसरा फोर्स है ही नहीं, एक ही फोर्स है। तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो जो अर्थ के जैसे ही सरफेस के नजदीक आएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, what do we call the gravitational force between the earth and an object। हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगता है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। ये क्या होगा वो इसके अंदर। तो आंसर में द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में तो वो क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का। क्योंकि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स एक्ट होता है किसी भी बॉडी के ऊपर तो उसके वेट के अकॉर्डिंग होते हैं, उसका जो मास है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इट्स मीन्स जैसा जो फोर्स वगैरह यानी कि उसका वो क्या है, वेट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, अमित बाय फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिम एट द इक्वेटर्स, will the friend agree with the weight of gold bought, if not and why। यानी कि अमित ने कुछ ग्राम्स के जो गोल्ड खरीदे, ठीक है, इनकी पोल्स के ऊपर, यानी कोई अंटार्कटिका है उस तरफ चला गया, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं, अंटार्कटिका जाके वहाँ पे सपोज करो आप कि वहाँ पे जाके उसने कुछ ग्राम गोल्ड्स खरीदे, तो वहाँ पर जैसे ही वो गया तो उसने जो भी वेट वगैरह कराया वो अपने हाथ से जो सेम हैंड ओवर वगैरह किया, वो वेट वगैरह लिया, तो वो फिर बाद में अपने फ्रेंड से मिलने गया एट द इक्वेटर्स पे, ठीक है, इक्वेटर पर गया। तो उसके बाद उसके फ्रेंड यानी कि उसका जो गोल्ड का जो वेट लेके आया था, जो उसने गोल्ड का जो वेट था वो उससे सेटिस्फाई होगा या नहीं। तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सा तथ्य है कि इक्वेटर पर और जहाँ पर जो बता रहा है कि जैसे जहाँ अलग जगह से लेके आया वहाँ पे इन दोनों के ऊपर फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेट अलग अलग होगा। अगर मेजर करेंगे तो वेट अपनी अपनी प्लेस पर सेम ही होगा, यानी कि इक्वेटर पर भी सेम ही होगा जो उसने लिया, और दूसरी जगह से जब वहाँ जहाँ से वो लेके आया है अगर वहाँ पे मेजर करेंगे तो वहाँ पर जितना वो लेके आया उतना ही वेट होगा, लेकिन जब इक्वेटर पे आके मेजर करेंगे तो वहाँ पे उसमें कम या ज़्यादा निकलेगा। तो ये सब क्या है, किसके कारण, फोर्स के अकॉर्डिंग होगा। तो इसके अंदर आंसर में लिखेंगे नो, द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर इज लेस, कि जो वैल्यू है इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी की जी की वो क्या है, कम होती है देन दैट एट द पोल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। इनकी पोल्स के ऊपर जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और इक्वेटर पर क्या होगी, कम होगी। हैंस द फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट पोल विल मेजर लेस व्हेन टेक टू द इक्वेटर, यानी कि जब वो कुछ ग्राम जब मेजर करेगा उसके अंदर गोल्ड को तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ ग्राम वो कम निकलेगा, ठीक है, कम होगा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, व्हाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल
स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पलेड इनटू ए बॉल। क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर हम एक पेपर की शीट को गिराते हैं तो वो धीरे गिरती है, किसके कंपैरिजन में? अगर उसी पेपर की जिस तरह से हम एक बॉल बना दे तो ठीक है, इनकी बॉल के आपके पास एक हाथ में पेपर है और आप एक हाथ में आपने पेपर की बॉल, यानी कि पेपर को जैसे आप मिचोड़ लेते हो इस तरह से, तो आप एक उसको गिराओगे जैसे डस्टबिन में पेपर को फोल्ड करके डालते हो वैसे, और एक प्लेन पेपर को, तो वहां पर क्या होता है, जो प्लेन पेपर होता है वो धीरे गिरता है, और जो वहां पे क्रम्पलेट इनटू ए बॉल, जो बॉल के फॉर्म में आ गया, जो बॉल हो गई बन गई उसके अंदर, वो क्या है, फास्ट गिरता है। तो क्यों? ठीक है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि जो आपने पढ़ा है कि चैप्टर के अंदर कि जो ऑल ऑब्जेक्ट है तो वो तो फ्री फॉल गिरते हैं, तो सबको सेम गिरना चाहिए ना, इक्वली स्लो फास्ट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। तो आंसर में हम लिखेंगे कि द शीट ऑफ पेपर विल एक्सपीरियंस ए लार्जर एयर रेसिस्टेंस, कि जो पेपर की सीट है उसके ऊपर क्या होता है, लार्जर एयर रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि जब नीचे गिरता है तो एयर्स होती है और एयर से उसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, ड्यू टू इट्स लार्जर सरफेस एरिया देन दैट of its ball form, hence the sheet falls slowly than its ball form, क्योंकि बॉल की फॉर्म में बन जाती है तो उसका जो सरफेस एरिया वो क्या होगा, कम हो जाता है, और प्लेन के अंदर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा क्योंकि प्लेन पेपर है उसके अंदर, तो वहाँ पे उसमें लार्ज एयर रेसिस्टेंस होगा और उसके अंदर जो थोड़ा रेसिस्टेंस है एयर उसका वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही जो रीजन है जिसके कारण वो स्लोअर गिरता है और वो क्या होता है, फास्ट से गिर जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 12। क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, वट इज द वेट इज इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 ग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून के सरफेस ऊपर वो क्या है, 1/6 है, यानी कि जितना हमारा अर्थ के ऊपर जो है हमारा जो मास यानी कि जो भी है उसका 1/6 पार्ट है मून पर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि जो 1/6 पार्ट है मून पर यानी कि अर्थ के कंपैरिजन में, यानी कि अर्थ के जो वेट से, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यूटन ऑफ द 10 ग्राम। तो जो न्यूटन के जो वेट है न्यूटन के अकॉर्डिंग, तो उसमें 10 kg है, 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का जो वेट क्या होगा न्यूटन में ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ, अर्थ और मून पर। तो हम इसके सॉल्यूशन में आंसर में लिखेंगे कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल 6 kg, ठीक है, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ पर भी 6 kg, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ है mg, कि मास इंटू ग्रेविटी, तो इसके अंदर इक्वल क्या हो जाएगा 10 मास, और जो ग्रेविटी कितनी होती है, वैल्यू कितनी होती है 9.6 पर न्यूटन होती है, तो 10 इंटू 9.6 तो हमारे क्या आ जाएगा 98 न्यूटन, ठीक है। और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, अब मून का जो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है 1/6 पार्ट है, और 1/6 पार्ट क्या है जो न्यूटन, इसके अंदर तो हमारे जो न्यूटन की वैल्यू क्या है अर्थ के ऊपर 98, तो इक्वल क्या हो जाएगा 16.3 न्यूटन, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट्स, ये पॉइंट दे रखा है आपको कैलकुलेट करनी है कि एक बॉल है उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाता है, वेलोसिटी क्या है 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो हमें कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम हाइट ऑफ विच इज राइज, यानी कि मैक्सिमम हाइट क्या है कि जो बॉल है कितनी ऊपर तक गई, और सेकंड द टोटल टाइम इज टेकन टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ के सरफेस पर वापिस आने के लिए उसने कितना टाइम लिया। तो आंसर में हम सोल्यूशन निकालेंगे इसका। तो इन क्रिटेशियन साइन कन्वेक्शन यानी कि अपवर्ड वेलोसिटी इज टेकन पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ फेंका तो उसके अंदर क्या है पॉजिटिव अपवर्ड की तरफ, और फिर नीचे आया तो उसके अंदर हम जो ग्रेविटी के कारण ड्यू टू वो क्या होगा उसका नेगेटिव। तो u इक्वल 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो हमारी ग्रेविटी क्या है माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है इसके अंदर, तो माइनस में ग्रेविटी नीचे अर्थ की तरफ आएगी तो हम माइनस में ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कह रहा है टेकन नेगेटिव, नेगेटिव में लेंगे और ये हम पॉजिटिव के अंदर, तो ग्रेविटी हमारे के अंदर क्या है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। 49 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है ये इसकी दी हुई है, तो वेलोसिटी हमारी ये है और ग्रेविटी 9.8 होता है, तो ये माइनस मीटर पर सेकेंड हो जाएगा जो न्यूटन में काउंट होती है। एट द हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास v हमें नहीं मालूम यानी कि 0 सपोज कर लेते हैं,
तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2GS, ठीक है। तो 0 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस जो जी है हमारे पास कितना देगा 9.8 और एस हमारे पास नहीं है तो एस का एस, तो मैक्सिमम हाइट सपोज यानी कि एस फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। तो 49 स्क्वायर है, ठीक है। तो 49 स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे माइनस है, नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसके अंदर 2 इंटू 9.8, तो इसको सोल्व करेंगे तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 122.5 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट हाईएस्ट यानी कि हाइट है विच इज राइजेज, इनकी हाइट मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारी ये आ गई। नेक्स्ट इसके अंदर टोटल टाइम टेकन, वापस आने पर गिरने पर उसमें बॉल में कितना टाइम लिया। तो लेट टी बी द टाइम टेकन बाई द स्टोन टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट एज वी इक्वल यू प्लस जी टी, ठीक है। तो यू वी क्या है हमारे पास यहाँ पे 0, तो इक्वल यू कितना दिया हुआ वेलोसिटी 49 और माइनस 9.8 इंटू टी। तो इसके अंदर यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है और जब हम जी है, जी हमारा क्या है यहाँ पर नेगेटिव में है, ठीक है। 9.8 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो 9.8 और इंटू क्या आ जाएगा ये टी हो जाएगा। तो टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 49 बाई 9.8 इक्वल क्या आ जाएगा 5 सेकेंड। तो टाइम ऑफ असेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम टेकन बाई द स्टोन ऑफ रिटर्न टू द अर्थ सरफेस इक्वल 2t इक्वल है कि 2 इंटू 5। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 तो इसके अंदर क्या है 10 सेकेंड। 5 की वैल्यू पुट करेंगे कि टाइम है ऊपर गई, ऊपर आके फिर उसने क्या किया नीचे गिरेगी, तो उसमें क्या हुआ ऊपर जाने के बाद नीचे गिरी तो यहाँ पर उसने डबल टाइम ले गई, ठीक है। यहाँ पे तो इसके करेंगे टाइम क्या हो गया 2t, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 इक्वल 10s, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. कि एक स्टोन रिलीज होता है ऊपर टावर पर से जो नीचे गिराते हैं, हाइट ये इसकी 19.6 मीटर है। तो हमें कैलकुलेट करनी है उसकी फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी कब कैलकुलेट कर कब तक की कैलकुलेट करनी है कि जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है उससे पहले के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास u दिया हुआ है 0 और g हमारी जो वैल्यू है माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि s इक्वल टू माइनस 19.6 मीटर जो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल क्या होता है 2GS। हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो v स्क्वायर माइनस जी 0 स्क्वायर इक्वल वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू माइनस 9.6। तो v स्क्वायर इक्वल 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा या फिर v इक्वल टू माइनस आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वेलोसिटी एज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे हमने भी यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था तो उसके अंदर भी क्या दिखा रखा है जो ग्रेविटी वाला क्या है नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर नीचे की तरफ यहाँ पे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ऊपर की तरफ जाएगा पॉजिटिव और नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसके अंदर जो नेगेटिव साइन इसीलिए शो कर रखा है। ये क्वेश्चन 14 का आंसर था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। ए स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टेकिंग g इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। What is the net displacement and the total distance covered by the stone? कि एक जो स्टोन है उसको वर्टिकली अपवर्ड की तरफ फेंका जाता है एक इनिशियल वेलोसिटी से जो शुरुआत की जाती है 40 मीटर पर सेकंड से। तो उसके अंदर जो g है वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टोन की हाइट फाइंड आउट करनी है कि कितनी ऊंचाई पर गया
और इसके साथ ही इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्टोन ने कितना कवर किया, इनकी कितनी डिस्टेंस तक ऊपर तक वो जो गया बीच का, वो वाला आपको करना है कि स्टोन है, ठीक है। यहाँ पर तो आपने यहाँ से और इस तरह ऊपर तक फेंका, तो एक तो इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे और एक इसके बीच में इसने कितना जो डिस्प्लेसमेंट लिया यहाँ पर ये वो हमें कवर किया इस स्टोन के द्वारा, वो फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर u है इक्वल 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिया हुआ है। g हमारे पास क्या है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि g प्लस के अंदर है, हम माइनस में लेंगे क्योंकि वापस नीचे से जैसे गिरेगा उसके अंदर। और एट द मैक्सिमम हाइट h, यानी जो मैक्सिमम हाइट क्या है h मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, और लेट फाइनल वेलोसिटी यानी कि v इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू gs, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे कि हमारे पास v क्या है 0 है, तो 0 लिखेंगे, माइनस u स्क्वायर हमारे पास क्या है 40, ठीक है, तो 40 का स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू, और ग्रेविटी हमारे पास क्या है -10, ठीक है, और इंटू s क्या है h, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने सपोज कर लिया h, तो यहाँ पर ये रख के इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 0 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इक्वल 2 इंटू -10 और इंटू क्या हो जाएगा h, ठीक है। तो h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 40 इंटू 40, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 22 जा 40, इनकी 42 जा क्या आ गया हमारे पास 80 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या है h प्लस h, वही पीछे वाला जैसे हमने अभी सोल्व किया था कि 2h हो जाएगा, जैसे वहाँ पे 2 जो हमें r ली थी डिस्टेंस, यानी कि डबल होगा यहाँ पर, तो 80 प्लस 80, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 160 मीटर, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 80 माइनस 80 इक्वल टू 0, क्योंकि ये नीचे से जैसे ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसके अंदर 0 डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन given that the mass of the earth 6 into 10 raised to power 24 kg and of the sun 2 into 10 raised to power 30 kilogram, the average distance between the two is 1.5 into 10 raised to power 11 मीटर। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दिया हुआ है अर्थ और सन के बीच में, ठीक है, जिसमें दे रखा जो मास है वो अर्थ का ये है और इसके साथ में सन का भी दिया हुआ है, तो हमें एवरेज डिस्टेंस दोनों के बीच में दी हुई है, वो भी इसके अंदर बता रखी है, ठीक। तो हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एम ई यानी कि एम ई सपोज कर लेते हैं, ई से यानी कि अर्थ हो गया, ठीक है। तो एम ई जब अर्थ क्या हो गया इसका, या फिर आप कैपिटल या स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंटेड कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, कैपिटल एम या स्मॉल एम लिख लेना। मास का दोनों का डिफरेंट, यहाँ पे ई लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेड कर रखा है, ये अर्थ का मास है। इक्वल क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kg एंड एम एस इनकी मास ऑफ सन 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 30, और आर हमारे पास यहाँ पर क्या है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ इक्वल जी एम एम बाई आर स्केयर, ठीक है, कि एम ई एम एस बाई आर स्केयर, अर्थ का मास सन का मास बाई आर स्केयर। वैल्यू पुट कर देंगे 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 और इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 बाई 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 की स्केयर, और ये हमारी न्यूटन की इसकी यूनिट हो गई। तो यहाँ पर 11, ठीक है, डबल करेंगे तो 11 और 11 कितना हो गया, यानी कि 22, ठीक है। तो 22 किसी भी 10 की 22 पावर कट कर दो, यहाँ पे 24 में से 22 माइनस कर दो या 30 में से 22 माइनस कर दो, ठीक है। अब जो जितना जो 10 की पावर जो बच गई वो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके अंदर, तो 6.67 और इंटू 12 यानी कि 6 2 जा 12 हो गया, और 10 रेज़ टू पावर 21, ठीक है। इसके अंदर ये टोटल कितनी पावर हो गया हमारे पास, यहाँ पे 6 और 5 54 थी, ठीक है। तो 54 में से 22 जैसे घटा दी इसके अंदर यहाँ पर, तो 21 और यहाँ पर ये स्केयर था, तो यहाँ पर 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100-meter height, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. यानी कि एक स्टोन ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है, सॉरी फॉल गिराया जाता है, ठीक है, इसके अंदर तो यानी कि टावर के जो टॉप से 100 मीटर की हाइट से एक स्टोन को गिराया जाता है और सेम टाइम में जो दूसरा स्टोन है उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाता है, यानी कि ऊपर से एक स्टोन गिर रहा है, उसी टाइम ग्राउंड से नीचे को एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो हमें बताने कि दोनों स्टोन है वो कहाँ जाके मिलेंगे, ठीक है, इनके दोनों स्टोन आपस में जो कहाँ जाकर मिलेंगे इनकी सेम पोजीशन के ऊपर। तो विद वर्टिकल वेलोसिटी इसकी दी हुई है 25 मीटर, ठीक है, जैसे डायग्राम के अंदर दिखा रखा है यहाँ पे। तो कैलकुलेट करना है हमें वेयर और कब दोनों स्टोन है वो मिलते हैं, कि यहाँ पे जैसे ए और बी, सपोज करो एक स्टोन ऊपर से नीचे यहाँ पर गिराया और उसी टाइम में दूसरा स्टोन हम नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे फेंकते हैं, तो ये दोनों स्टोन वो ऊपर से आने वाला और नीचे से जाने वाला आपस में कब मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों जाके मिले या यहाँ पर कैसे आमने सामने आए, ठीक है। आमने सामने मीन्स कि कहाँ पर जाके मिले, ये नहीं है कि ऊपर से वो गिर रहा है तो इसी नीचे जाने के दोनों जैसे आपस में टकरा जाते हैं, वो वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इनके कैसे वहाँ पर हमें दोनों को बताना है कि कब जाके वो आपस में सेम पोजिशन है, सेम प्लेस पर मिले। तो आंसर के अंदर यानी कि सपोज कर लेंगे कि टू स्टोन आर मीट ए हाइट एक्स, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि एक्स हाइट पर सपोज यानी कि वहाँ पर वो मिलते हैं फ्रॉम द ग्राउंड से आफ्टर टाइम टी फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि टाइम जो टी है जहाँ से वो टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डायग्राम जैसे सपोज कर लेंगे, यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि एक ऊपर से नीचे गिराया जाता है, दूसरा नीचे से ऊपर जाता है। इसके अंदर यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है 100 मीटर है। तो फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ ए स्टोन ए, तो u इक्वल क्या हो गया 0 और हमारे पास ग्रेविटी क्या है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो s क्या है वो क्या कर लेंगे -100 माइनस x, ठीक है। एक का हम x सपोज कर लेते हैं यहाँ पे और दूसरे का हम क्या कर लेते हैं 100 माइनस x, क्योंकि वो क्या है माइनस यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इनके माइनस के अंदर, और एक ऊपर की तरफ जा रहा है ये की क्या है प्लस में इसके अंदर। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे, s इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, जो आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा उसके अंदर जो 3 इक्वेशन दी हुई है, तो उस वाली इक्वेशन में से हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर वाला जो वैल्यू इसके अंदर इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास s क्या है कि -100 माइनस x इक्वल u0 और t माइनस हाफ और इंटू जी ग्रेविटी 10 और इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ स्टोन बी, अब जो स्टोन बी है अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इसमें लेते हैं, ठीक है, जो नीचे की तरफ आ रहा था वो क्या है नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर आके अर्थ की सरफेस पे आ रहा है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो u इक्वल क्या है +25 मीटर पर सेकेंड, और g हमारी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है, ग्रेविटी माइनस रहेगी इसके अंदर, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर gt स्क्वायर सॉरी s इक्वल प्लस एक्स, ठीक है, ये x रहेगा, तो फॉर्मूला ये हम इसके अंदर पुट करेंगे सेम। तो x इक्वल 25t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, तो दोनों में से हम माइनस करेंगे यहाँ पर, इसमें आप देख लेना सोल्व करके। तो इसके अंदर जो 100 इक्वल टू 25t बचेगा, तो t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, इनकी कट करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 आंसर आ जाएगा, 25 4 जा 100, तो 4s, इनकी टाइम हमारे पास आ गया 4 सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 24 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 80 इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि सेकंड जो इक्वेशन है इसके अंदर हम जो ये है वैल्यू इसकी 4 की पुट कर देंगे s में, ठीक है, जो हमारे इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू s है, s हमारे पास क्या था प्लस x था, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे t की जगह, क्योंकि t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4 आ गई है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू जो पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा सोल्व करेंगे तो द टू स्टोन मीट आफ्टर 4 सेकेंड
एट द हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड और 80 मीटर फ्रॉम द टॉप, ठीक है, यानी कि 80 मीटर तो टॉप से और जो 4 सेकंड के बाद वो 20 मीटर की हाइट पे आपस में टच होंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 कि बॉल थ्रो अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, कि एक बॉल को वर्टिकली जो ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो फिर वो नीचे आ जाती है 6 सेकेंड बाद। तो हमें फाइंड करना है द वेलोसिटी विद विच इज इट वॉज थ्रोन अप, कि जब उसकी फेंका था ऊपर की तरफ तो क्या वेलोसिटी थी, और सेकेंड द मैक्सिमम हाइट इट्स रीचेस, और जो मैक्सिमम हाइट क्या है इसकी जहाँ पर वो पहुंचे, और इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो आंसर में हम लिखेंगे तो टाइम एसेंट इक्वल क्या होता है टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, तो इक्वल 6/2 इक्वल क्या हो जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में बता रखा है कि जो कितने बाद यानी कि 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड बाद वो क्या हो जाती है रिटर्न हो जाती है जो फेंकी थी वहाँ से उसके 6 सेकेंड बाद। तो टाइम एसेंट इक्वल टाइम डिसेंट, तो यानी कि हाफ कर लेंगे इसका तो क्या होगा 6/2 3 सेकेंड। तो फर्स्ट ए फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, तो v इक्वल 0 और t इक्वल 3 और s g इक्वल क्या हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v इक्वल u प्लस जी टी, ठीक है, हम ये फॉर्मूला इसके अंदर पुट करेंगे ये इक्वेशन के अंदर। तो v क्या है हमारे पास 0 है, u g की वैल्यू -9.8 और t हमारे पास क्या है 3 सेकेंड, ठीक है, t रख देंगे यहाँ पर। तो u फाइंड आउट करेंगे तो 9.8 इंटू 3 इक्वल 29.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइट, तो हाइट के अंदर हम s इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर इक्वल 29.4 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 स्केयर, ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो हम पुट कर देंगे और ग्रेविटी की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी कि 9.8 जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो दे रखा है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हाफ हो गया। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44.1 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, कितनी हाइट तक गई। नेक्स्ट द पोजिशन ऑफ बॉल आफ्टर 4 सेकेंड इज गिवन बाई, अब जो पोजिशन है बॉल की 4 सेकेंड बाद वो क्या होगी, तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, इसके अंदर भी यही। तो यहाँ पर हम क्या करना है 4 सेकेंड यानी कि टाइम के अंदर 4 सेकेंड इसके अंदर रखेंगे, वहाँ पर हमने 3 सेकेंड रखा था, तो यहाँ पर भी 4 सेकेंड रखने पर यानी कि 29.4 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 स्केयर, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117.6 माइनस 78.4 माइनस करेंगे इसको तो इक्वल आ जाएगा 39.2 मीटर। ठीक है, तो द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड और 4.9 मीटर फ्रॉम द टॉप, यानी कि जो हाइट है जो बॉल की वो क्या है 39.2 मीटर तक गई और ग्राउंड से, और उसके अंदर जो टॉप पे क्या थी उसकी 4.9 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द टॉप। आपको जब कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह दिया हो तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला देख लेना, आपको याद कर लेना है कि जो पोजीशन है कि बॉल की पोजीशन या हाइट वगैरह पूछे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना वहाँ पर। और अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर जिस बॉल की वेलोसिटी वगैरह फाइंड आउट करने के लिए गए तो वी इक्वल टू यू टी प्लस जी टी, ठीक है, सॉरी वी इक्वल यू प्लस जी टी, ये फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना। और ग्रेविटेशन का आपको पता है फोर्स फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पे F इक्वल जी m1 m2 बाई आर स्केयर, ठीक है, या फिर जैसे डी स्केयर वाला सेम ही है, उसके अंदर जो डिस्टेंस बताया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बियोंसी फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड एक्ट, यानी कि किस डायरेक्शन के अंदर जो बियॉन्ड फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इमर्ज हो जाता है जब लिक्विड के अंदर लगाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब भी पानी वगैरह के अंदर आप कोई भी प्लास्टिक की बोतल है
खाली बोतल को ढक्कन बंद करके आप पानी की टब वगैरह के अंदर रखते हो और उसको फोर्स लगाते हो तो पानी ऊपर आता है, बोतल नीचे फिर भी नहीं डूबती। या फिर आप भरे टब के ऊपर या बकेट वगैरह के अंदर आप अपनी हथेली को एकदम सीधा रख के और जैसे ही ऐसे आप फोर्स लगाते हो ऊपर की तरफ लेके आते हो, तब भी आप देखते हो कि उसमें क्या होता है, पानी उसके अंदर क्या हो जाता है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आता है, लेकिन आपका हाथ से उसमें क्या लगता है, जो फोर्स लगता है। तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इनवर्ट डायरेक्शन की किस डायरेक्शन के अंदर ये जो होता है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि द बियॉन्ड फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बियोंसी। कि जो फोर्स होता है, बियॉन्ड फोर्स होता है, वो एक्ट करता है ऑब्जेक्ट की वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आप वाटर की बकेट वगैरह है या जो भी वाटर वगैरह है, आप उसके अंदर जो भी लिक्विड है कुछ भी उसके अंदर, तो हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसके अंदर आप जैसे कुछ भी करते हो तो फोर्स लगाते हो, तो उसके बीच में सेंटर में इसी तरह करते हो, साइड में करते हो थोड़ा सा, फिर भी थोड़ा स्पेस देके, तो जैसे आप फोर्स लगाते हो तो पानी ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है। तो जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बियोंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20, व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर। तो आंसर में हम लिखेंगे, ये भी सेम उसी तरह से ही है, इसमें क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा। तो आंसर आएगा कि द अपथ्रस्ट और द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ब्रिंग्स द प्लास्टिक ब्लॉक टू द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। की वॉल्यूम है एक 50 ग्राम का जो सब्सटेंस है जो 20 सेंटीमीटर क्यूब से है, उसके अंदर तो जो डेंसिटी है वाटर की वो दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका जो सब्सटेंस है वो क्या तैरेगा, ये डूबेगा। ठीक है, तो ये तो उसकी डेंसिटी पर ही डिपेंड करता है कि जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, डूब जाएगा, और कम होगी तो वो तैर जाएगा। तो हम पहले इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मास ऑफ द सब्सटेंस जो दिया हुआ है 50 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास हमारे पास क्या है 50 ग्राम और वॉल्यूम क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके अंदर ये तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या आ गया 1 ग्राम। तो इसके अंदर एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द वाटर सो द सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर। की जो डेंसिटी है वो सब्सटेंस की वो क्या है, वाटर से ज्यादा है, इसीलिए जो सब्सटेंस है वो क्या पानी में डूब जाएगा। हमारा जो लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का 22, द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैक्ड इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, विल द पैकेट फ्लोट or sink in water if the density of water is 1 gram centimeter minus cube, what will the mass of the water displaced by this packet। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मास फाइंड आउट करना है कि जो वाटर के जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह के अंदर जो इसका पैकेट का क्या है जो होगा यहाँ पर। तो हम सबसे पहले इसके क्या करेंगे, डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, पैकेट की जो डेंसिटी क्या है, और डेंसिटी जो निकल गई तो उसके हिसाब से यानी कि वो सिंक करेगा फ्लोट करेगा हमें पता चल जाएगा यहाँ पर। तो मास हमारा जो दिया हुआ है, मास ऑफ द पैकेट 500 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट 350 सेंटीमीटर क्यूब है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाई वॉल्यूम हो गया। तो 500 ग्राम बाई 350 सेंटीमीटर क्यूब, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल 1.43 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब में। ठीक है, तो इसके अंदर द सील्ड पैकेट विल सिंक इन वाटर, वो क्या होगा पानी में डूब जाएगा, बिकॉज इज डेंसिटी 1.43 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है, कि ये क्या है ज़्यादा है। ठीक है, आपको वाटर की जो डेंसिटी है वो याद रखना है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम होती है। अब आप देख लेना अगर 1 ग्राम से किसी की कम आती है या ज़्यादा आती है, अगर ज़्यादा वैल्यू आती है तो यानी कि वो डूब जाएगा, जैसे इसकी ज़्यादा आई है, पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर भी ज़्यादा थी। अगर 1 ग्राम से कम आती है तो यानी कि वाटर के ऊपर वो क्या करेगा, तैरेगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, इसका मीन्स ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर तो हमारी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।